आप सभी को नमस्ते। पंचायती राज हम पढ़ रहे थे, उसकी ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हम डिस्कस क्या किया था, वे कौन कौन सी कमिटीज़ बनी थी, उन कमिटीज़ की रिपोर्ट क्या क्या आई थी, और फिर उसके बाद कैसे इसको आगे बढ़ाया गया पंचायती राज को। ये कमिटीज़ पढ़ी थोड़ी टफ थी, इसलिए हमने इसके लिए एक शीट बना ली थी। उस शीट में सबको याद करने का बड़ा ईजी तरीका ढूंढ लिया था। आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाइए और जाकर आप देख सकते हैं। अब हम 73वां संविधान संशोधन पढ़ते हैं। इसमें क्या क्या, पंचायत का मतलब जो है ना, वो 73वें संविधान संशोधन से ही शुरू किया गया था। कमिटीज़ ने तो अपनी रिपोर्ट दी थी, पर पंचायत का जो संशोधन हुआ था 73वां, इसी ने पंचायती राज भारत में शुरू किया। कब हुआ था? 1992 में। इसी संविधान संशोधन में भाग 9 जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची 11th शेड्यूल जोड़ी गई। भारत में कितनी शेड्यूल हैं टोटल? 12th शेड्यूल है। कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 ओ तक। इस आर्टिकल को आपको याद रखना है। हर कमेटी ने, चाहे वो थुंगन कमेटी हो या सिंघवी कमेटी हो या गडगिल कमेटी हो, सब ने कहा था पंचायती राज का संवैधानिकरण करो। तो 73वें संविधान संशोधन ने पंचायती राज का क्या किया? संवैधानिकरण कर दिया। अब स्टेट की बाध्यता हो गई कि देखो, आपको सरकार को ये पंचायत का चुनाव करवाना ही करवाना है। दो तरह के प्रोविज़न थे। एक तो थे मैंडेटरी, जो आपको करने ज़रूरी है ताकि पूरे देश में एक सिंपल सिस्टम बना रहे, एक पूरा का पूरा स्टेट सिस्टम हो। दूसरे थे वॉलंटरी, ऐच्छिक। ऐसा क्यों किया गया? ताकि राज्य अपनी अपनी अलग विविधता के हिसाब से वो चीज़ें सेट कर पाए। भाई, आप अगर हिमाचल कभी गए हों तो हिमाचल में बहुत दूर दूर गांव होते हैं, बहुत छोटे छोटे गांव होंगे और बहुत दूर दूर होंगे। वहीं बिहार में अगर आप चले जाओ तो बहुत बड़े बड़े गांव होंगे और बहुत पास पास होंगे। तो जो कल्चरल डिफरेंस है, जो ज्योग्राफिकल डिफरेंस है, इसको स्टेट मैनेज कर पाएँ, इसलिए कुछ प्रोविज़न ऐसे डाले गए थे जो स्टेट वॉलंटरी बेसिस पे ऐड कर सकते हैं। सबसे पहला जो मैंडेटरी कॉन्सेप्ट है वो है ग्राम सभा का। ग्राम सभा क्या होती है? देखिए, ये हमारी संसद है। इसका काम क्या है? भाई, ये लोग सब बैठते हैं, देश के लिए कुछ काम करना है तो सब लोग आज में डिस्कस करते हैं। अगर सब लोगों ने पास किया तो वो काम होता है, पास रिजेक्ट कर दिया तो वो काम नहीं होता। इसी तरह ग्राम सभा है, ये सब लोग बैठते हैं, गांव में कुछ काम होना है, इन सब लोगों से पूछा जाता है। इन्होंने पास किया तो वो काम हो गया, इन लोगों ने रिजेक्ट किया तो वो काम नहीं होता। ये काम है ग्राम सभा का। ग्राम सभा में कौन कौन होता है? एक गांव के अंदर जितने भी रजिस्टर्ड वोटर्स हैं वो सब ग्राम सभा में होंगे। डजेंट मैटर कि उसके लिए कोई स्पेशल चुनाव नहीं लड़ना पड़ता ग्राम सभा में शामिल होने के लिए। जो गांव के जितने अडल्ट हैं, जितने रजिस्टर्ड वोटर हैं, वो सब ऑटोमेटिकली ग्राम सभा का पार्ट बन जाते हैं। दूसरा जो सिस्टम है वो है 3 टियर सिस्टम, यानी कि त्रिस्तरीय प्रणाली। गांव के स्तर पर, मध्यम स्तर पर और जिला स्तर पर क्या होगी? पंचायतें होंगी अलग अलग। देखिए, इसमें जितने भी आपको बारीक बारीक डॉट दिख रहे हैं ना, जैसे कि ये हुआ, ये हुआ, ये सब गांव हैं। और एक गांव, एक पंचायत, एक ग्राम पंचायत होती है। तो इसी तरह जो बहुत सारे गाँवों का एक क्लस्टर है, एक झुंड है, उसको बोलते हैं मध्यम स्तर की पंचायत। इन सब गाँव के ऊपर भी एक पंचायत है। इसी तरह इन सब गाँव के ग्रुप पे एक मध्यम स्तर की पंचायत होगी, इन सब गाँव के ग्रुप पे एक मध्यम स्तर की पंचायत होगी। और जब ये पूरा का पूरा सिस्टम है, एक पंचायत इन तीनों के ऊपर होती है, उसको हम बोलते हैं जिला पंचायत। तो पंचायत का सिस्टम 3 स्तर में तोड़ रखा है। ऐसा क्यों किया गया था? कि पूरे भारत में एक ही जैसा सिस्टम बन जाए। लेकिन एक ट्विस्ट है, अगर आपके राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है, भाई अगर आपकी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से ही कम है, तो मतलब क्या है? आपका राज्य बहुत छोटा है, आपके यहाँ बहुत दूर दूर बिखरे हुए गाँव हैं, तब आप 2 टियर सिस्टम अपना सकते हो। आप ग्राम की जो पंचायत है उसको शिफ्ट करके सीधा मध्यम स्तर की पंचायत और जिला स्तर की पंचायत रख सकते हो। जैसे कि सिक्किम और गोवा है। सिक्किम की पॉपुलेशन और गोवा की पॉपुलेशन, दोनों की पॉपुलेशन 20 लाख से कम है। दैट्स वाई यहाँ पे सिर्फ 2 टियर सिस्टम है, 3 टियर सिस्टम नहीं है। इलेक्शन कैसे होता है? देखिए, तीनों के तीनों स्तर पर डायरेक्टेड इलेक्शन होगा। गडगिल कमेटी की रिपोर्ट थी, इसलिए तीनों के तीनों लेवल पर इलेक्शन डायरेक्टली होगा, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगा। लेकिन जो चेयरपर्सन का चुनाव है वो चुनाव इनडायरेक्टली होगा। कौन से लेवल पे? मीडियम और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। यानी जितने भी मेंबर हैं वो तो सब के सब कैसे चुने जाएंगे भाई? सब के सब लोग वोट डालेंगे और उन्हें चुनेंगे। भाई, गांव का आदमी जाएगा, वोट डालेगा, और किसको चुनेगा? अपने गांव के जो मेंबर हैं उसको चुनेगा, मध्यम स्तर पे जो मेंबर हैं उसको चुनेगा, और तीसरा जो जिला स्तर पे मेंबर है उन्हें चुनेगा। बात समझ में आ गई? अब इन्होंने मान लिया ये जिला स्तर की पंचायत के सदस्य चुने गए हैं, ये सब के सब।
अब इनको चेयरमैन का चुनाव कर रहा होगा तो ये वापस के वापस जनता के पास नहीं जाएंगे कि चेयरमैन के लिए वोट दो। ये आपस में ही किसी एक व्यक्ति का चुनाव कर लेंगे। मतलब इन श्रीमती जी का चुनाव किया गया तो ये चेयरमैन हो जाएंगी। तो ये हुआ अप्रत्यक्ष चुनाव। इसी तरह मध्यम स्तर पर होगा, लोगों के द्वारा और लोगों में से, सदस्यों के द्वारा और सदस्यों में से ये चुनाव किया जाएगा। अब जो हमारा प्रधान होता है गांव का, जो ग्राम पंचायत का चेयरमैन है, उसका चुनाव कैसे होगा भाई? कुछ गांव में इस तरह के पोस्टर लगे आपने देखे हुए होंगे। इस तरह के राज्यों में डायरेक्टली जनता चुनाव करती है गांव के प्रधान का। पर कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहाँ जनता चुनाव नहीं करती। जनता अगेन ग्राम पंचायत के मेंबर चुनती है। मान लीजिए सब मेंबर चुने और ये मेंबर फिर आपस में से किसी एक का चुनाव करता है प्रधान पद के लिए। पर कुछ राज्यों में डायरेक्टली प्रधान पद चुने जाते हैं, कुछ राज्यों में इनडायरेक्टली। कैसे चुने जाएंगे, क्या सिस्टम रखना है, ये काम राज्य की विधानसभा का है, जो नियम बना देगी वैसे ही चलेगा। लेकिन जितने भी मेंबर हैं, चाहे वो मनोनीत हों या फिर चुने गए हों, चाहे उनको राज्य सरकार ने भेजा हो कि जाओ पंचायत का हिस्सा बन जाओ, या फिर लोगों ने चुन के भेजा हो, वो सब वोट डाल सकते हैं। आपको पता होगा लोकसभा और राज्यसभा में केवल वही लोग वोट कर सकते हैं जिनको चुना गया है, जो इलेक्टेड हैं, जो नॉमिनेटेड हैं, जिनको नामांकित किया गया है, वो लोग वोट नहीं डाल सकते। आरक्षण दिया गया है भाई। थुंगन कमेटी ने भी कहा था और गढ़गिल कमेटी ने भी कहा था कि SC ST को आरक्षण दो। किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, आपको 1/3 वुमेन को भी आरक्षण देना है। अगर आपके 100 सदस्य हैं तो 100 में से 33 सदस्य महिलाएं होनी चाहिए ग्राम पंचायत के अंदर। ऐसा क्यों किया गया था? ताकि महिलाओं की स्थिति सुधरे गाँवों के अंदर। सिंपल सी बात यह है। अच्छा, जब आरक्षण की बात है तो हम चलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट पर। यह है रामदास अठावले और यह है टीना डाबी। ये IAS ऑफिसर हैं और ये सांसद हैं। अगर इनको चुनाव लड़ना है आरक्षित सीट से तो ये अनुच्छेद 334 के जो आरक्षण मिला हुआ है, अनुच्छेद 334 का आरक्षण नेताओं के लिए आरक्षण है, ये उसका फ़ायदा उठाएंगी। और अगर टीना डाबी को SC सीट से SC सीट से एप्लीकेशन डालनी है तो अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में जो पावर मिली हुई है ये उसका लाभ उठाएंगी। 2 तरह के आरक्षण होते हैं, एक नेताओं के लिए, एक सरकारी नौकरी के लिए। पंचायत की समयावधि कितनी रहेगी? 5 साल। किसने कहा था भाई? थुंगन कमेटी ने कहा था कि 5 साल के लिए टाइम पीरियड इनका रखो। पर ऐसा नहीं है 5 साल ही चलती रहेगी। सरकार को लगता है अच्छा काम नहीं कर रही तो 5 साल से पहले भी इसको भंग कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं है भंग करके छोड़ दिया। आपको, अगर आपने किसी पंचायत को भंग किया है तो 6 महीने के अंदर आपको दोबारा चुनाव भी कराने पड़ेंगे। इट इज़ कंपल्सरी। अब जो नई पंचायत बनेगी वो बाकी बचे हुए समय ही पूरा करेगी। जैसे कि कई 5 साल के लिए आपने कोई पंचायत चुनी, आपको 2 साल बाद पता लगा कि प्रधान तो भाई बड़ा निकम्मा आदमी है, भ्रष्टाचार करता है, तो आपने उसको बर्खास्त कर दिया। बचते कितने हैं? 3 साल। तो जो नई पंचायत बनेगी वो इस बाकी बचे हुए 3 साल तक के लिए काम करेगी। इतना सा पॉइंट है। पर अगर 6 महीने बचे हैं चुनाव में और तब सरकार बर्खास्त करती है, तब कोई चुनाव नहीं हो गया। मान लिया 4.5 साल से कोई पंचायत काम कर रही थी, पता लगा आपको कि भ्रष्टाचार कर रही है, आपने हटा दिया, तब चुनाव नहीं होंगे, क्योंकि 6 महीने बाद तो वैसे ही चुनाव किए जाने हैं। चुनाव कराएगा कौन? राज्य चुनाव आयोग। भारत में 2 तरह के चुनाव आयोग हैं। एक तो भारतीय चुनाव आयोग है, ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा के चुनाव कराता है, विधानसभा के राज्यों की, ये वाला चुनाव आयोग। और ये वाला जो चुनाव आयोग है ये ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव कराता है। तो जो राज्य चुनाव आयोग है वो ये काम करेगा। जो राज्य का चुनाव आयुक्त है उसकी नियुक्ति कौन करेगा? गवर्नर ही नियुक्त करता है। हमारी जो वीडियो है राष्ट्रपति और गवर्नर के ऊपर, उसमें आप देख लेना, बहुत अच्छे से समझा रखा है, आपको बहुत बेसिकली समझ में आ जाएगा। और इसे हटाना कैसे है गवर्नर को? भाई कोई भी संवैधानिक पद हो उसको हटाया तभी जाता है जब, अगर हाई कोर्ट का जज जिस तरीके से हटता है, सुप्रीम कोर्ट का जज जैसे हटता है, उसी तरीके से संवैधानिक पद पे जो गवर्नर्स हैं या राष्ट्रपति हैं उन्हें हटाया जाता है। तो इन्हें हटाना इतना आसान नहीं है, महाभियोग लाना पड़ता है। अब वित्त आयोग का भी इसमें स्थापना करने की बात की गई थी, गवर्नर द्वारा हर 5 साल में इसकी स्थापना की जाएगी। पर वित्त आयोग बनेगा क्यों? देखिए, ये सब के सब क्या है? ग्राम पंचायतें हैं, इनको चाहिए पैसा। पैसा कौन देगा इनको? राज्य सरकार। राज्य सरकार किस हिसाब से पैसा देगी ये काम तय करना इन महाशय का काम है। वित्त आयोग
इनको बताएगा कि देखो सर, आपको इस हिसाब से पैसा बांटना है, और इसी रिकमेंडेशन के हिसाब से राज्य सरकार हर पंचायत को पैसा बांट देगी। किसी को ज़्यादा मिलेगा, किसी को कम मिलेगा। इसमें परफॉर्मेंस होता है, अगर किसी ग्राम पंचायत ने अच्छा परफॉर्म किया है तो उसे ज़्यादा पैसा मिलता है, किसी ग्राम पंचायत ने बेकार परफॉर्मेंस दी है तो उसे थोड़ा पैसा कम मिलेगा। आबादी के हिसाब से भी होता है, कई सारे फैक्टर्स होते हैं, पैसे देते हुए उन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है। चुनाव आयोग एक और काम करता है, वो क्या है, कौन कौन से टैक्स, टोल और फीस पंचायत को देनी है, मतलब अधिकार सीधा पंचायत को ही दे दो कि भाई आपको ये फीस वसूल लो। जैसे गांव में सफाई के लिए एक टैक्स लगता है, वो टैक्स का अधिकार पंचायत को वित्त आयोग ने ही दिया है। अच्छा, ये पूरे भारत में लागू है अनुच्छेद 243 पंचायतों के लिए। क्या पूरे भारत में वैलिड है? नहीं, ये अप्लाई नहीं है। कहाँ कहाँ पर? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। कहाँ है ये? नागालैंड यहाँ पर है, मेघालय यहाँ पर है, और मिजोरम यहाँ पर है। इन 3 राज्यों में ये एक्ट अप्लाई नहीं है। क्यों? क्योंकि जनजातीय इलाका है। और कहाँ इलाका अप्लाई नहीं है? ये अप्लाई नहीं है 5th शेड्यूल के एरिया में। 5वीं अनुसूची के एरिया कौन कौन से होते हैं? देखो, भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे जनजातियाँ रहती हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड। ये सभी राज्य 5वीं सूची के राज्य कहलाते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे राजस्थान में पंचायत का सिस्टम नहीं है। राजस्थान के उन जिलों में जहाँ पर जनजातीय घनत्व ज़्यादा है, जैसे कि पूरे के पूरे राजस्थान में तो पंचायत का सिस्टम है, पर इस इलाके में पंचायती राज नहीं है। उसी तरह गुजरात में भी इस इलाके में पंचायती राज नहीं है, हिमाचल प्रदेश में इस इलाके में पंचायती राज नहीं है। तो पूरा राज्य को छूट नहीं मिलती, सिर्फ उन इलाकों को छूट मिलती है जहाँ पे एसटी की जनसंख्या है। अच्छा, और कहाँ लागू नहीं है? जो मणिपुर के हिली एरिया हैं वहाँ पर लागू नहीं है। देखिए, ये मणिपुर का सैटेलाइट मैप है, ये दिख रहा है आपको? ये मणिपुर का प्लेन है, यहाँ पे पंचायती राज सिस्टम है। पर जो पहाड़ी एरिया है ना, ये यहाँ पे पंचायती राज सिस्टम नहीं है। अब आपके मन में एक जेन्युइन सा क्वेश्चन आएगा कि पहाड़ों पे पंचायती राज क्यों नहीं है भाई? जहाँ पे जनजाति रहती है वहाँ पंचायती राज क्यों नहीं है? क्योंकि जनजातियों में अपनी खुद से प्रथा होती है कि वो जो गांव का सबसे बुजुर्ग आदमी है उसको ही अपना हेड मानते हैं। अगर आपको कोई बताने लगे कि आप अपनी सबसे बुजुर्ग को हेड नहीं मान सकते, आपको वोट डालना होगा, तो जनजातीय लोग इसका विरोध करेंगे। और जनजातियों के विरोध से हर सरकार डरती है, उनके कल्चर को आपको कंजर्व करके रखना है। इसलिए जितने भी जनजातीय इलाके हैं वहाँ पे पंचायत के एक्ट को सीधा सीधा लागू नहीं किया गया। और कहाँ लागू नहीं है? दार्जिलिंग में लागू नहीं है। दार्जिलिंग कहाँ है? ये रहा दार्जिलिंग। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का पहाड़ी इलाका है, बहुत अच्छा हिल स्टेशन है। यहाँ पर भी आर्टिकल 243 वैलिड नहीं है। अलग तरीके से उसको वैलिड किया गया है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि PESA पंचायती राज एक्सटेंशन एक्ट जो 1998 में शायद आया था, 1996 में आया था, उसने बाकी सब राज्यों को, बाकी सब एरिया को कवर किया था। अब 11th शेड्यूल है। 11th शेड्यूल कब जोड़ी गई थी? 73 अमेंडमेंट में। देखिए, इसमें बहुत सारे आइटम्स हैं, आप इन सारे आइटम्स को याद नहीं रख सकते। देखो, एग्रीकल्चर में इतना आइटम है, उसके बाद फॉरेस्ट में इतना आइटम है, इंडस्ट्री में ये सब आइटम्स हैं, वेलफेयर में ये सब आइटम है, एजुकेशन में ये सब आइटम है। आप इन सभी आइटम्स को किसी भी सूरत में याद नहीं रख सकते, बशर्ते अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आपको याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। देखिए, पंचायतों का काम क्या है? गांव के लिए काम करना। गांव में क्या क्या होता है? खेती बाड़ी होती है, तो हर चीज़ जो खेती बाड़ी से संबंधित है वो 11th शेड्यूल का भाग है। जैसे कि कृषि का विस्तार खेती से संबंधित है, भाग है। भूमि सुधार भाग है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और लैंड इम्प्रूवमेंट, चकबंदी, लैंड रिफॉर्म्स भाग है। सॉरी, लैंड कंसोलिडेशन। मृदा संरक्षण, भाई खेत की मिट्टी आपको अच्छी करनी है, नहीं करनी, ताकि आपका गांव खुश रहे, वो भी इसका भाग है। लघु सिंचाई, भाई एक गांव के अंदर डैम तो हो नहीं सकता, इतना बड़ा बांध तो गांव के अंदर हो नहीं सकता, ठीक है। ये छोटी छोटी नहरें होंगी, तो जो छोटी छोटी नहरों की सिस्टम है इसको बोलते हैं लघु सिंचाई, ये भी गांव का भाग है। वाटर मैनेजमेंट भाग जरूर होगा, हर गांव में छोटे छोटे कुएं तालाब होते हैं। वाटरशेड विकास, ये भी भाग है, भाई आपको तालाब को कैसे अच्छा रखना है, जहाँ बारिश हो रही है उसको कैसे कंजर्व रखना है। पशुपालन तो खुद ही एग्रीकल्चर होता है, डेयरी, मुर्गी पालन और मत्स्य पालन, ये सब एग्रीकल्चर का पार्ट है, तो भाग हो ही जाएंगे।
तो एग्रीकल्चर में आपको बस याद रखना है, जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटी है वो ऑटोमेटिकली 11th शेड्यूल का भाग बन जाती है। फॉरेस्ट में क्या याद रखना है, फार्म फॉरेस्ट्री और फ्यूल एंड फूडर, सामाजिक वानिकी, कृषि वानिकी और ईंधन चारा। देखो आपने बहुत सारे खेत देखे होंगे, कहीं भी आपने ट्रेन से ट्रैवल किया हो या कार से ट्रैवल किया हो, तो लोग खेतों में पेड़ लगा के रखते हैं। इसको बोलते हैं कृषि वानिकी, मतलब एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री। इसमें बेसिकली आप पेड़ों को एक फसल के तौर पर उगाते हो। ये भी किसका भाग है भाई, पंचायत में गांव के अंदर ही तो पेड़ उगेंगे। ये भी भाग पंचायती राज की 11th शेड्यूल का है। जब आप सड़क पे ट्रैवल करते हो, बाइक राइडिंग पे गए हो कभी, या कार से गए हो या बस से गए हो, तो आपने सड़क किनारे पेड़ देखे होंगे। ये पेड़ कहाँ रखते हैं, सरकारी ज़मीन पे। सरकारी ज़मीन का मतलब क्या है, पब्लिक लैंड पर। और ये समुदाय आपस में मिलकर लगाते हैं कि चलो सब कुछ आपस में हरा भरा करते हैं। तो ये ज़मीन भी किसी न किसी गाँव के अंदर तो आती होगी ना भाई, कोई ना कोई तो यहाँ गाँव आसपास होगा। दैट्स वाई सामाजिक वानिकी भी, सोशल फॉरेस्ट्री भी 11th शेड्यूल का पार्ट है। अच्छा, इंडस्ट्री में क्या क्या आता है, गांव के अंदर क्या हो सकता है, कोई छोटे छोटे उद्योग, कोई खिलौना बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो सब इसका पार्ट ऑटोमेटिकली हो गए। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मतलब जैसे पेप्सी के चिप्स बनते हैं, लेस के चिप्स बनते हैं, वो सब इतने बड़े बड़े इंडस्ट्री गांव का पार्ट कैसे हो गई। उनका रॉ प्रोडक्ट क्या है, आलू। आलू कहाँ पैदा होता है, खेतों में। इस वजह से अधिकतर इंडस्ट्री वहाँ लगती हैं जहाँ पे ज़्यादा पैदावार के आलू के क्षेत्र हों। तो ऑटोमेटिकली खाद फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को 11th शेड्यूल का पार्ट बना रखा है। खादी कहाँ उगती है, गाँव में। गाँव में पैदा करते अधिकतर। ग्राम और कुटीर उद्योग, ये तो ऑटोमेटिकली पार्ट हो जाएगा। अब आपको इंडस्ट्री चलाने के लिए कुछ तो चाहिए। ऐसा तो है नहीं आप किसी गाँव को ऐसे गड्ढे में छोड़ दो और उससे आने जाने का साधन ना हो। आपको सड़क चाहिए, पुलिया चाहिए, पुल चाहिए, और क्या चाहिए आपको, आपको वाटरवे चाहिए। कुछ लोग नदियों से जाते हैं। और बिजली चाहिए। और गैर पारंपरिक ऊर्जा, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, सोलर सेल। अगर आप कभी हिमालय की तलहटी में शिवालिक के जंगलों में जाए ना, तो जितने भी लोग वहाँ पर रहते हैं, वन गुज्जर बोलते हैं, वो सोलर सेल का ही इस्तेमाल करते हैं। तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी भी, गैर पारंपरिक ऊर्जा भी ग्राम पंचायत का पार्ट बनाई गई है। क्योंकि छोटे छोटे इलाके जो बहुत दूर दूर बिखरे हैं, आजकल वो इसी एनर्जी का यूज़ करके अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं। वेलफेयर, गांव के अंदर जो भी वेलफेयर के काम होते हैं, मैं इसको पढ़ने नहीं बैठूंगा, मैंने आपको एक सिस्टम बता दिया, बस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का रखिए। जो खाना बढ़ता है डिपो में से, वो भी इसका पार्ट है। और आप इस वाले को, वेलफेयर सिस्टम को पूरा खुद से पढ़ लीजिए। कॉन्सेप्ट वही है, गांव के लिए जो जो ज़रूरी है वो ऑटोमेटिकली 11th शेड्यूल का पार्ट बन जाता है। इसी तरह एजुकेशन में प्राथमिक और सेकेंडरी एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, ये थोड़ा याद रखने की आवश्यकता है। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा, अडल्ट एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अडल्ट एजुकेशन क्या होती है भाई, आपको सेक्सुअल रिलेशंस कैसे बनाने हैं, आपको अपनी सेक्सुअल हेल्थ का कैसे ध्यान रखना है, वो सब। लाइब्रेरीज़, ताकि लोग पढ़े लिखें, ये भी 11th शेड्यूल का पार्ट है। और कल्चर, देखो कई गांव ऐसे होते हैं ना जिसमें हफ्ते में एक दिन इस तरह के मेले लगते हैं, जिन्हें बोलते हैं साप्ताहिक बाजार। लोकल लैंग्वेज में इनको बोला जाता है पीठ, ताकि जो दूर दराज के गाँव के रहने वाले हैं वो अपना सामान ले सकें। तो ये भी ऑटोमेटिकली 11th शेड्यूल का पार्ट बन जाता है। इस वीडियो में इतना ही था, थोड़ी लंबी वीडियो हो गई है पर जानना ज़रूरी था। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हमने जो डिस्कस किया है 5th शेड्यूल के एरिया में क्या क्या एक्ट नहीं है पंचायती राज, और कैसे इसको बढ़ाया गया, हम उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।